इसी दौरान उनकी नज़र आयशा खातून पर पड़ती है, जो कि पहले से ही परेशान हाल होती हैं। बाला और मलहन खातून आयशा खातून के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, क्या आप एक तैमूर को लेकर परेशान हैं? आयशा खातून बाला खातून को जवाब देती हैं कि इस दफ़ा तो एक तैमूर मेरे सामने भी खड़ा हो गया है। आप लोग देख ही सकते हैं कि उस्मान साहब और आप लोगों ने एक तैमूर के लिए क्या नहीं किया, और उसने अचानक से ही मुंह मोड़ लिया है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मैं उस्मान साहब का सामना कैसे करूंगी। आखिर उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर इस लड़की को एक तैमूर तक पहुंचाया था। मलहन खातून आयशा खातून से कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की और बहुत परेशान कुन हालत में अलचीचक को एक तैमूर के पास पहुंचाया, लेकिन क्या हमारे ये करने से एक तैमूर और अलचीचक क्या खुशी खुशी अपनी आने वाली जिंदगी गुजार सकते हैं? ये फैसला तो उन्हें करना है। क्या वो इसी वजह से अपने आने वाली जिंदगी में नाखुश रहें क्योंकि उनके बड़ों ने उनको मिलाने के लिए बहुत कोशिश की, और वो साथ रहने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करें क्योंकि ये उस्मान साहब चाहते हैं और वो सारी जिंदगी उस्मान साहब से डरते हुए गुजारें? मलहन खातून कहती है कि मेरा ख्याल है कि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है हम सब के हक में बेहतर हो रहा है। आयशा खातून कहती हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर आयशा खातून कहती हैं कि जैसे ही उस्मान साहब किसी खुशखबरी के साथ लौटेंगे, फिर मैं ये मसला उनके सामने रखकर उनसे बातचीत करूंगी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान साहब के एक सिपाही सामिल अल्प वहां पर आ जाते हैं। इजाज़त लेकर वो जैसे ही मलहन बाला खातून के पास आते हैं तो वो उनको बताते हैं कि मेरे पास एक खबर है, लेकिन वो खबर अच्छी नहीं। दुर्सन फकी भी वहां पर मौजूद होते हैं और उनके साथ उरहान और अलाउद्दीन बेबी। सामिल अल्प उनको बताते हैं कि कांता क्यूजिनस और इस्मान सुल्ताना मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक मुआहिदा बनाया है जिसमें वो तमाम तर सरजमीनें जो कि उस्मान साहब के मातहत हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि सामिल अल्प, ये किस किस्म के मुआहिदे की बात कर रहे हो तुम? बाला खातून पूछती हैं कि मुझे ये बताओ कि उस्मान साहब ने इसके हवाले से क्या जवाब दिया है। सामिल अल्प जवाबन कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उस्मान साहब ने क्या जवाब दिया है। मुझे बस इतना पता है कि हजारों घुड़सवार और हजारों फौजी यानी शहर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। मलहन खातून कहती हैं कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। ये सुनते साथ ही मलहन खातून एक तैमूर को आवाज लगाती हैं। एक तैमूर जैसे ही आते हैं तो मलहन खातून कहती है कि तमाम तर अल्प को इकट्ठा करो और उनको बताओ कि हजारों फौजी हम पर हमला करना चाहते हैं। उनसे कहो कि अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल रखे, और यहाँ पर मौजूद हर एक शहरी को कहो कि वो अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल रखे। हर एक ताजिर को ये बात समझा दो कि जंग होने वाली है। एक तैमूर जवाबन कहता है कि जैसा आपका हुक्म मलहन खातून। उसके बाद वो अपने सिपाही से कहता है कि यहाँ पर मौजूद तमाम तर मदारिस के लोगों को भी समझा दो कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और उनको भी इस जंग में हिस्सा लेना होगा। फिर मलहन खातून आयशा खातून से कहती हैं कि जाओ और यहाँ पर मौजूद तमाम तर खवातीन यानी कि वो खास करके जो कि जंगी मशकों में हिस्सा लिया करती हैं, उन तमाम तर खवातीन को कहो कि तैयार हो जाएं, जंग होने वाली है। आयशा खातून कहती हैं कि जैसा आपका हुक्म। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। फिर मलहन खातून दुर्सन फकी से कहती हैं कि इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर मदारिस और वो तमाम तर उलमा जो कि हमारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, उनसे ये कहे कि उस्मान साहब पर एक बुरा वक्त आ गया है, और उनसे कहे कि उस्मान साहब का साथ देने का वक्त आ गया है। यानी शहर और सौगूत में जितने भी उलमा मौजूद हैं उन तक ये खबर पहुंचा दें। जैसे ही दुर्सन फकी वहां से जाते हैं तो बाला खातून मलहन खातून से कहती हैं, क्या आपको इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि उस्मान साहब जंग चाहते हैं, या फिर वो इस लड़ाई के लिए ये चाहेंगे कि हम तमाम तर लोग तैयार हो जाएं? मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि बाला खातून, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि उस्मान साहब अपने हथियार उन काफिरों और उन दुश्मनों के सामने गिरा देंगे और उनकी दी गई पेशकश को कबूल कर लेंगे? बाला खातून जवाबन कहती हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो कभी भी अपने हथियार दुश्मनों के आगे नहीं गिराएंगे, लेकिन उस्मान साहब के बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो क्या फैसला लेने वाले हैं। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि बाला खातून, वो हजारों की तादाद में मौजूद हैं और हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी चाहिए। इसके बाद वो वहां पर मौजूद सामिल अल्प से कहती हैं कि बुरहान अल्प के पास जाओ और उनसे कहो कि यैनी शहर के इर्द गिर्द खंदके खुदवाए और यहाँ की दीवारों का जायजा ले। क्या यहाँ की दीवारें मुकम्मल तौर पर मजबूत हैं? और जहां तक बात है सोगूत की, तो इस्मान सुल्ताना पहले से सोगूत पे नजर रखे बैठी हैं, तो सोगूत के हवाले से भी हिफाजती तदाबीर करना बहुत जरूरी है। फिर मलहन खातून तमाम तर लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि ये वक्त आराम से बैठने का नहीं है, हमें तैयारियां मुकम्मल करनी चाहिए, किसी भी वक्त जंग हो सकती है। फिर मलहन खातून बाला खातून से कहती हैं कि हमने कितने ही सालों इकट्ठे मिलकर लड़ाइयां लड़ी हैं, कितने सालों से इकट्ठे हमने कितनी ही जंगें लड़ी हैं और उस्मान साहब के साथ कितना वक्त गुजारा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान साहब इन दुश्मनों के सामने अपने हथियार डाल देंगे? बाला खातून जवाबन कहती हैं
کہ جتنا میں عثمان صاحب کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی اپنے ہتھیار دشمنوں کے سامنے نہیں ڈالیں گے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور بنائیں گے کہ دیا گیا سب کچھ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر سکے۔ یعنی کہ عثمان صاحب نہایت دانش مندانہ طریقے سے سمجھوتا کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر جنگ ہو جائے اور جنگ کی جائے اور اس کے درمیان آپ ہی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد کے تمام تر منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا دشمن کے خلاف کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ اہم ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ ملہن خاتون کو بالا خاتون کی بات نہیں سمجھ آتی اور ملہن خاتون کہتی ہیں کہ جو سرزمینیں ہم نے جانیں دے کر حاصل کی ہیں ہماری جانیں لے کر ہی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ عثمان صاحب وقتی طور پہ یہ تمام تر سرزمینیں دینے کے بعد اس کو واپس حاصل کرنے کا منصوبہ بنائیں، لیکن اس ریاست کی ماں ہونے کے ناطے یعنی شہر کے رکھوالے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمام تر احتیاطی تدابیر پر کام کروں اور اس شہر کی حفاظت کے لیے جو ممکن ہے وہ کر سکوں۔ میں اس شہر اور اس شہر میں رہنے والے تمام تر لوگوں کی زندگیوں کا خطرہ ہرگز نہیں لے سکتی۔ بالا خاتون وقتی طور پر ملہن خاتون کو کچھ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ہان بے ملہن خاتون کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کاراچائسر قلعے جانا چاہیے، کیونکہ میں اپنا قلعہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ملہن خاتون اورحان بے سے کہتی ہے کہ کاراچائسر کی طرف اپنا ایک پیغام بھجواؤ اور ان سے کہو تمام تر احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں، لیکن تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ جب تک عثمان صاحب شہر میں واپس نہیں آ جاتے تم یہیں پر رہو۔ اورحان بے ملہن خاتون کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہیں پر ہی بالا خاتون اور علاؤالدین کے درمیان بات چیت جاری ہوتی ہے۔ علاؤالدین بالا خاتون سے پوچھتے ہیں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ عثمان صاحب آگے کیا کریں گے؟ بالا خاتون جواباً کہتی ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ عثمان صاحب وقتی طور پر تمام تر چیزیں ان دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان تمام تر برے حالات سے باہر نکل آئیں گے۔ علاؤالدین بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ اب مجھے جا کر ان تمام تر درویشوں کو خط لکھنا ہے جن درویشوں کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اور میرے خط لکھنے کے بعد درسن فقی کو بھی بہت آسانی ہوگی کہ ان تمام تر درویشوں کو اکٹھا کر پائیں گے۔ یہ کہہ کر علاؤالدین اجازت لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں تمام تر سرداران موجود ہوتے ہیں۔ ایک سردار باقی تمام تر سرداروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلیمان شاہ سے لے کر ارطغرل تک اور ارطغرل سے لے کر عثمان صاحب تک ہم تمام تر لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ہم نے سرزمینیں حاصل کرنی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، ان فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ لیکن اب اچانک جب مشکل وقت آن پڑا ہے تو آپ تمام تر لوگ عثمان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر موجود ایک سردار جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم یہاں ہمت ہار کر عثمان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے؟ آپ دیکھیں ان تمام تر سرداروں میں سے آپ کو کون ایسا لگتا ہے جو عثمان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ کتنے سالوں سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے عثمان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہو؟